नमस्कार, मैं अरमान आप सभी का गांधी जी की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज के हमारे अतिथि किसी परिचय के तो मोहताज नहीं, पर परंपरा अनुसार हम इनका एक औपचारिक परिचय कराना चाहते हैं। आशीष कौर जी मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में 28 वर्षों के वैश्विक नेतृत्व अनुभव के साथ एक बिजनेस लीडर हैं। वह अमिताभ बच्चन द्वारा जारी कश्मीर की योद्धा रानी दीदा कश्मीर की योद्धा रानी दीदा से भारत के सबसे बड़े प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 3 बहुभाषी पुस्तकों के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। आशीष आईजीएनसीए के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्मित कश्मीर की भूली बिसरी महिलाओं अपनी तरह की पहली शोध आधारित फिल्म स्त्री देश के निर्माता और निर्देशक भी हैं। आशीष महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक प्रमुख वकालतकार और स्तंभकार हैं। तो मैं अब अपने अतिथि के पास जाना चाहूंगा आगे के वक्तव्य के लिए। धन्यवाद। मैं अब सर से आग्रह करना चाहूंगा कि सर आप अपना व्याख्यान अब शुरू कर सकते हैं सर। थैंक यू वैभव, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये पाठशाला में आने का मौका देने के लिए। काफ़ी सारे बच्चों को भी देख पा रहा हूँ मैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज संडे है और संडे का दिन बहुत ज़रूरी होता है, मुझे लगता है कि बाकी सारे काम करने के लिए, और फिर भी आप सब लोगों ने अपना समय निकाला, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि तो आप काम कर रहे हैं ये काफी जरूरी है, और खास करके मैं बच्चे देख पा रहा हूँ क्योंकि गांधी जी जो जो जगह समाज में गांधी जी की थी, अब कई पॉलिटिकल कारणों की वजह से वो जगह, मुझे लगता है कि वो जगह में काफी कुछ उथल पुथल हो रही है। और मुझे लगता है कि शायद ये देखा जाए तो ये शायद होना ही है, क्योंकि जब भी नए माध्यम आते हैं, नए माध्यम अपने नई चुनौतियां लेके भी आते हैं, जिनकी वजह से आप ये बड़ा आसान हो जाता है कि कोई किसी का जो काम जो पास्ट में है उसको फिर से कुरेद के उसको एक नए तरीके में देखा जाए। मुझे लगता है कि लेकिन ये करना एक अच्छी बात भी है। इसको पॉजिटिवली अगर हम देखें तो जो गांधी जी के समय की जो चीजें थी, जो उन्होंने काम किए, जो उनकी सोच थी, उसको हमेशा से रिविजिट करते रहना चाहिए। लेकिन वो रिविजिट हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आज हमारे पास में उन सब चीजों को समझने के, परखने के नए आयाम, नए बेंचमार्क, नई टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन हमें इन चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि उन चीजों को रिविजिट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की छवि को धूमिल करें और उसकी उनकी जो बातें हैं या उनकी जो सीख है उसको एक गलत तरीके से पेश करने की जो कोशिश होती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और खास करके वो लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित किया, आज हम उनकी चीज़ों को जब जांचते परखते हैं तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप सब यहाँ पे बच्चे हैं तो मैं आपसे भी यही आग्रह करूंगा कि जब भी आप पास्ट में जाएं तो पास्ट में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान या वो चीजें हमेशा गलत ही थी। उस वक्त, उस दौर में, उन मोमेंट्स में जब भी कोई आदमी निर्णय लेता है, उस मर्यादा का भी हमको ख्याल रखना चाहिए। पर मुझे लगता है कि आज के समाज में शायद अब वो चीजें थोड़ी धूमिल होती जा रही हैं। पर आज के विषय भी मुझे लगता है बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, और खासकर युवाओं के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के दौर में जो युवा है, मुझे लगता है कि युवा एक तरफ तो स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, हमारा देश इस वक्त दुनिया का सबसे यंग देश है, सबसे करीब 70% आबादी हमारे देश में 30 वर्ष के कम लोगों की है, बल्कि 32 वर्ष के कम लोगों की 70% आबादी है। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे यंग देश है। तो आप जो सुन रहे हैं ये देश बल्कि आपकी धरोहर है, और इन वर्षों में वापस आपको मिल रही है। लेकिन मुझे एक चीज ये भी लगता है कि आज युवा जहां उतना स्ट्रांग होना चाहिए
उतना ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिखता नहीं है। जितना स्ट्रांग मुझे लगता है कि शायद 10 साल या 15 साल की पुरानी जो पीढ़ी है, वो एक बड़ी वेल राउंडेड और बहुत ही रगेड पीढ़ी हुआ करती थी। आज की पीढ़ी मुझे लगता है कि और ज्यादा रगेड और ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, पर नहीं है। आज की पीढ़ी मांगती बहुत है, जो जो मुझे शायद मेरे पास सही शब्द नहीं है, पर आज की पीढ़ी मांगती ज्यादा है और करती कम है। चाहे मांगती आरक्षण के आधार पे, सुविधाओं के आधार पे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे जो जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें हमारे पास ऐसे रोल मॉडल नहीं है अब, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में, जिनके जीवन से हम सीख लेते हैं। हमारे पास रोल मॉडल्स करीब पिछले 100 साल में बदले ही नहीं, बल्कि 200 साल में हमारे पास रोल मॉडल बदले ही नहीं। और इनमें से 99% वो रोल मॉडल्स हैं जो मुगलों ने, जो अंग्रेजों ने हमको दे के चले गए, और उन्हीं रोल मॉडल्स को हम आगे लिए जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि आज के युवाओं के लिए जो रोल मॉडल्स हैं वो भारतीय, 99% भारतीय है ही नहीं। हम बड़ी खुश होके कुछ भारतीयों का नाम लेते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो तो भारत, वो कहने के लिए नाम से भारतीय है, वो भारतीय नाम का फायदा जरूर उठाते हैं, पर तो उनका भारत से कोई लेना देना नहीं। ये यहाँ पे मुझे लगता है कि युवाओं के लिए जो हमारी नीतियां रही हैं, खास करके समाज को मजबूत बनाने के लिए, वो नीतियों में बड़ी कमी रही है, उस पर काम जरूर होना चाहिए। और ऐसे में रोल मॉडल्स की कमी मुझे हमेशा खलती रही, और मेरा जो काम है वो मैंने हमेशा फोकस किया उन्हीं रोल मॉडल्स की खोज में, जिससे समाज को बल मिले, युवाओं को बल मिले, युवाओं को सीख मिले। और ऐसी ही एक घटना पे मैंने बहुत काम किया, जिसमें स्त्री देश, सुभाष जी जिसके बारे में बता रहे थे, स्त्री देश दुनिया की 13 महान महिलाएं थी, जिन्होंने दुनिया को वो आयाम दिए, वो बेंचमार्क दिए, जिनकी वजह से दुनिया आज चलती है। लेकिन दुनिया जिन नियमों, जिन सिद्धांतों की वजह से चलती है, उसमें भारत का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। उसका पूरे का पूरा श्रेय, क्रेडिट विदेशों को जाता है। हमारे बारे में विदेशों में अभी भी ये धारणा है कि भारत वो देश पेड़ों पे रहे, लग रहा होगा, लेकिन आज भी विदेशों में मेरा मुझसे मिलता हूँ कि एक भारतीय एक एप्पल का मोबाइल आता है, अच्छे कप, माइंड में अभी भी वो छवि है कि हिंदुस्तान में तो पाँव रखने से पाँव गंदा हो जाएगा, क्योंकि इतने लोग पेड़ों पे रहते होंगे, नंगे घूमते होंगे, सपेरों का देश है। हमारे देश की छवि ये है, लेकिन ये सच नहीं। ऐसे में ही एक बच्ची का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। आज से करीब 1100 साल पहले राज्य था जिसका नाम था लोहार साम्राज्य। लोहार साम्राज्य को बताऊं तो लोहार साम्राज्य आज का पूरा पश्चिमी हिंदुस्तान का हरियाणा, हिंदुस्तान का पंजाब, पुंछ, रजौरी, आप समझ सकते हैं कितना ही इस एरिया में है। पूरा एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहीं से आता है। इस साम्राज्य में एक बेटी का जन्म हुआ, और जन्म होते ही उस बेटी को उसके माँ बाप ने त्याग दिया। और ये बेटी को एक नौकरानी ने, उनके घर में एक नौकरानी थी, उस नौकरानी ने इस बेटी को पाल पोस के बड़ा किया। और ये जो बेटी है, जब ये बड़ी हुई तो अपने बल पे ये दुनिया की सबसे लंबा राज करने वाली रानी, सबसे लंबा वाली महिला बनी। अब अगर इसकी तकदीर में लिखा था कि ये दुनिया की सबसे लंबा राज करने वाली रानी बने, तो इसके सवाल ये जो बच्चों को सोचना चाहिए कि फिर उसके माँ बाप ने उसका त्याग क्यों किया। ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है कि उसके माँ बाप ने उसका त्याग इसलिए किया क्योंकि वो अपंग पैदा हुई, उसकी एक टांग नहीं थी। अब सोचिए जरा, अपने आप को, आप आंखें बंद करके आप सोचिए कि एक ऐसी बच्ची
जो अपंग पैदा होती है, अपंग पैदा होते ही उसके माँ बाप उसका त्याग कर देते हैं और वो अपने बल पे, अपनी से, अपने अपने बल से वो इतना बड़ा मकाम हासिल करती है कि वो दुनिया की सबसे लंबा राज करने वाली रानी बनी। उसने कभी किसी से आरक्षण नहीं मांगा, उसने कभी किसी से सहायता नहीं मांगी, उसने जो किया अपने बल पे किया, अपने दम पे किया। ये कहानी, ये जो महिला है, ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे बच्चों के लिए कि ये अपंग थी और इसका त्याग कर दिया गया और ये एक रानी बनी, नहीं। इस बच्ची का नाम था दिदा। दिदा मतलब हम अपनी बड़ी बहन को दीदी कहते हैं, अपनी जो जो पिताजी की जो माता जी होती है उनको दादी कहती हैं। तो ये दादी दीदी शब्द का जो जेनेसिस है, जहां से ये उत्पन्न हुआ, इसका मतलब ये इसी महिला हुआ जिसका नाम था दिदा। दिदा का मतलब होता है एक ऐसी महिला जिसको अपनी शक्ति का आभास भी हो और वो शक्ति हनुमान की तरह उसकी पकड़ में हो। शक्ति कई लोगों के पास में होती है पर वो उत्पाती ज्यादा हो जाते हैं। वो हमारे यहाँ कहावत भी है, कहते हैं बंदर के हाथ में उस तरह नहीं देना चाहिए। तो दिदा वो शख्सियत होती है, या दीदी या दादी वो शख्सियतें होती हैं हमारी लाइफ में जिनके पास हम जाते हैं, जो सुझाव देते हैं, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। ज्ञान उनकी पकड़ में होता है, शक्ति उनकी पकड़ में होती है। तो दिदा के जीवन से जुड़ी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें ये सीख मिलती है कि साहस, शौर्य और दिमाग शायद सबके पास होता है, लेकिन असली साहस, शौर्य और दिमाग वो होता है जो वक्त पे काम आए। दिदा के जीवन से हमको ये चीजें सीखने को मिलती है। आप सोचिए, एक ऐसी बच्ची जिसको उसके माँ बाप ने ही त्याग कर दिया हो, जिसको सारे बचपन में सिर्फ ये सुनने में मिलता हो कि तुम लंगड़ी हो, तुम लंगड़ी हो, तुम लंगड़ी हो, वो बच्चा कितना रिग्रेसिव होगा। आज के समाज में हम देखते हैं कि जब कभी किसी के साथ में कोई भेदभाव होता है तो बच्चे अक्सर गलत दिशा में चले जाते हैं, क्राइम की ओर चले जाते हैं, या असामाजिक कार्यों में लग जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं। उनके पास सिर्फ यही कहानी होती है कि अरे हमारे को तो कोई पूछता नहीं है, हमारे माँ बाप हमको छोड़ दिया, हमें कोई प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन दिदा के पास, दिदा भी तो यही कर सकती थी, और ऊपर से वो अपंग थी और महिला थी। आज भी हमारे समाज में महिलाओं को तो उतना अच्छा सम्मान नहीं मिलता है, और अपंग लोगों के लिए तो समाज इन एनी केस बहुत ज्यादा क्रूअल होता है। आप सोचिए कि दिदा के जीवन में एक सबसे बड़ी घटना ये थी कि दिदा को कभी ये नहीं लगा कि वो अपंग है, इसके लिए उसको मांगना चाहिए। दिदा हमेशा ये सोचती थी कि मेरा परिवार जो है इतना सम्मानित परिवार है, मेरे पिताजी तो स्वयं महाराज हैं, मेरी माँ महारानी है, तो वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते। एक छोटी बच्ची के दिमाग में हमेशा ये चलता था कि वो मेरे माता पिता तो सब लोगों को अच्छे से प्यार देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो मुझे क्यों नहीं देते। तो कि वो देखती थी कि मेरे जो पिताजी हैं वो बड़े खुश रहते हैं। तो दिदा को ये लगा कि शायद मेरे पिता मुझे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि मैं योद्धा नहीं हूं। अब ये एक हमारे लिए एक, वो बच्ची के दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं लड़की अपंग हूं इस मिल रहा। वो हमेशा पॉजिटिवली वो ये सोच रही थी कि ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे वो चीज मिले पर मुझे मांगना नहीं। अब समस्या ये कि क्योंकि उसको समाज से उस महाराज ने स्वयं बेटी का त्याग कर दिया था, तो जो मिलिट्री कमांडर थे, जो वहां के सेनापति थे, उनने कहा कि मैं तो तुम्हें सिखा नहीं सकता, देश है तो मैं सेनापति हूं, तुमको सिखा नहीं सकता। लेकिन वो उसके शौर्य को देख करके एक बच्ची, उसको जब किसी ने सिखाया नहीं तो वो लकड़ी की छड़ी से सैनिकों को अभ्यास करते देखती थी और उनके अभ्यास से शिक्षा लेती थी। गिरती थी, पड़ती थी, उसको चोट लगती थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और सैनिकों का अभ्यास देखते देखते उसने तलवार चलाना सीखा। और यही चीज जब सेनापति ने देखी तो सेनापति विक्रमसेन ने कहा कि यार, अगर मैं मानता हूं कि मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनापति हूं, तो मेरे बाद क्या होगा। अगर मुझे दिदा जैसा एक योद्धा तैयार करने का मौका मिल रहा है और अगर मैं इसको सैनिक नहीं बनाता तो मेरा जीवन बेकार। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, राजा का आदेश
जो होगा मैं भुगत लूंगा राजा, अगर मुझे सजा देंगे, पर अगर मैंने इस बच्ची को नहीं सिखाया तो यह अन्याय होगा, मेरे ज्ञान के साथ अन्याय होगा, मुझे ऐसा ऐसा शिष्य कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने दिद्दा को सिखाया और दिद्दा धीरे धीरे उस लोहार साम्राज्य की सबसे महान और सबसे बहादुर सैनिकों में, महिला नहीं, पुरुष भी नहीं, सैनिक, सैनिक का कोई धर्म नहीं होता, सैनिक न पुरुष होता है न महिला होता है, सैनिक सैनिक होता है। तो वो साम्राज्य की सबसे बहादुर सैनिकों में से एक के उभरी। और ये याद रखिएगा कि ये जो महिला थी, ये लंगड़ी थी, अपंग थी। कभी इतिहास में हमारे पास में ऐसी मिसाल, ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिली कि एक अपंग लड़की जिसको उसके माता पिता ने त्याग कर दिया हो, उसको समाज में कोई उसका सहारा नहीं हो, उसने अपने बल पे एक महान सैनिक, सबसे बहादुर सैनिक बनने का एक श्रेय उसने हासिल किया। उसके बाद में उसकी शादी हुई। कश्मीर के महाराज जो उस वक्त थे, उन्होंने दिद्दा को जंगल में देखा और वो उसके शौर्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो इसी महिला के साथ करूंगा। अब सोचिए कि उस महिला का शौर्य, उसकी समझबूझ कितनी होगी कि अपंग होते हुए भी, देखिए एक महाराज जो होते हैं, अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द में देखें, चीफ मिनिस्टर होता है, मंत्री होता है, हमारे विधायक होते हैं, वो कितने उस एक ऑरा में रहते हैं, उनके आगे पीछे 3600 लोग होते हैं, कितने शक्तिशाली होते हैं, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। क्या वैसा आदमी एक गरीब आदमी को कभी अपने घर में लेता है? शायद कभी नहीं। लेकिन वो महाराज ने देखा, कश्मीर के राजा ने देखा कि ये लड़की इतनी शौर्यवान है, वो भी उनको लगा कि नहीं, अगर मुझे शादी करनी चाहिए तो इसी महिला से करनी चाहिए। और दिद्दा के जीवन में और भी कई सारी ऐसी घटनाएं थी जिससे हमको ये सीख मिलती है कि जब भी आपके सामने एक चैलेंज आता है, तो कुछ लोग चैलेंज का सामना अपने एक ओहदे से करना चाहते हैं कि मैं एक एमएलए हूँ, मैं एक मंत्री हूँ, मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मैं अमीर व्यक्ति हूँ, मैं शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, उस वजह से, या मुझे कहीं कुछ एक आरक्षण मिले, मैं इस समस्या से, जैसे हम नौकरी चाहिए तो हम कई चीजों का सहारा लेते हैं। दिद्दा ने कभी ऐसा नहीं किया, जो कि वो ले सकती थी। सबसे बड़ी बात तो खुद महिला थी, फिर उसके बाद अपंग थी, राजकुमारी थी, वो कितनी सुविधाएं ले सकती थी, उसने कभी किसी सुविधा नहीं लिया। आप सोच सकते हैं कि आज के युग में हम पैरालंपिक्स की बात करते हैं, जो अपंग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, वो खेल कूद में अब काफी देश का मान सम्मान बढ़ाया उन्होंने। दीपा मलिक नाम की हमारे पास एक महिला है जिनको अभी ओलंपिक में उनको पदक मिला, और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो देश का मान सम्मान ऊंचा कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक लड़की जिसकी टांग नहीं है, उसका सबसे मनपसंद खेल क्या होगा? जाहिर सी बात है वो शायद हाथों का इस्तेमाल करेगी, लेकिन दिद्दा ऐसा नहीं करती थी। दिद्दा का सबसे प्रिय खेल दौड़ना था। आप सोच सकते हैं कि एक अपंग लड़की जिसकी एक टांग है, वो एक टांग पे दौड़ा करती थी। ये ऐसा, आप सोचिए, दिद्दा उस महान लड़की की गाथा है जो दुनिया की पहली रिकॉर्डेड पैरालंपियन थी, जिसका इतिहास में वर्णन मिलता है कि वो महिला दौड़ती थी लंगड़ी होते हुए भी। आज कौन ऐसा करेगा? आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, हम हमेशा अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर दिद्दा ऐसी महिला नहीं थी। शायद इसीलिए दुनिया बदलते वही लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपनी एक अलग दिशा, अपना एक अलग रास्ता तय करते हैं, जैसे गांधी जी ने किया। वो भी एक अच्छे सम्राट परिवार से आते थे, वकील थे, इतना सब कुछ उनके परिवार में था, पर उन्होंने सब कुछ त्याग करके अपने लिए एक नई दिशा चुनी और देश के लिए उन्होंने एक नई दिशा स्थापित की। अहिंसा का पाठ दुनिया को सिखाया, जबकि वो भी हिंसा के रास्ते पे जा सकते थे। तो दुनिया हमेशा वही लोग बदलते हैं, नए आयाम वही लोग स्थापित करते हैं जो दुनिया से हट के, अपने कंफर्ट जोन से हट के जो लोग बाहर निकलते हैं। तो दिद्दा के जीवन जिसको पूरी दुनिया ने जिसका त्याग कर दिया, उसके परिवार ने उसका त्याग कर दिया, वो दुनिया महान नायिका कैसे बनी? अपने बल पे बनी, बिना किसी से। दुनिया की पहली
रिकॉर्डेड एथलीट थी जो दौड़ती थी। अच्छा, रानी बनने के बाद में दिदा के पति का अकस्मात देहांत हो गया। बड़ी यंग उम्र में वो विधवा हुई। आज शादी के 8वें साल में ही उनके पति का देहांत हो गया। और उनका जो कश्मीर का प्रधानमंत्री था उसने बगावत की, क्योंकि वो हमेशा से राजगद्दी चाहता था और उसको ये यकीन था कि दिद्दा तो एक अपाहिज महिला है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तो मैं सत्ता हथियाने का सही मौका है मेरे पास इस वक्त। तो उसने बगावत की और दिद्दा के सामने उसने एक शर्त रखी। कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुम सती होने के लिए तैयार हो जाओ। अब देखिए, सती प्रथा हमारे देश की कितनी एक कुप्रथा है और कितनी एक गलत प्रथा जब भी रही, आज नहीं होती लेकिन जब भी रही गलत। लेकिन हमारे समाज में आज भी उसकी छवि देखने को मिलती है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उसका बड़ा गुणगान करते हैं। महिलाओं के अत्याचार के ऊपर फिल्में बनती हैं जिसका बड़ा महिमा मंडन होता है, जैसे पद्मावत फिल्म बनी। तो हम क्या समाज को क्या शिक्षा देते हैं कि अरे देखो वो बेचारी अबला नारी, वो तो मर गई, 100 लोग लेके और मर गई। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर उसको मरना ही था तो वो 10 लोगों को मार के खुद भी मर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। खैर वो उसकी बात है। लेकिन देखिए, अब यही सबक जो है हमारा समाज दिदा के जीवन से क्या ले सकता है कि जब दिदा को ये लगा कि हाँ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, उसने सती प्रथा में शामिल होने के लिए इनकार नहीं किया, उसने हाँ करी। उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अब ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जो मैंने कहा था कि दिमाग सबके पास होता है, पर असली दिमाग, असली शौर्य वो होता है जो वक्त पे काम आए। दिदा ने तुरंत निर्णय लिया। उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली चीज, तुम अभी के अभी मेरे बेटे को राजा घोषित करोगे, और दूसरी शर्त मेरी ये कि बड़ी रानी पहले आएगी, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है तो सती प्रथा में पहले बड़ी रानी जाएगी। अब ये एक मास्टर स्ट्रोक था। सोचिए, अब सोचिए कि उस दिदा का दिमाग कितना शक्तिशाली और कितना फुर्तीला था। वो लड़ाई नहीं करना चाहती थी। उस वक्त खुद सदमे में थी, उसके पति का देहांत हो गया था। उसको पता था पलड़ा मेरी तरफ भारी नहीं है, लेकिन वो फिर भी लड़ना नहीं चाहती थी। उसने एक ऐसी शर्त रखी जिससे उसको ये यकीन था कि ये सती की प्रथा जो है आगे नहीं बढ़ेगी और ये फिजल आउट हो जाएगा और मुझे आगे की स्थिति अपनी मजबूत करने का मौका मिलेगा। उसमें बड़ी रानी पहले सती होगी की शर्त क्यों रखी? वो इसलिए रखी कि बड़ी रानी उसी प्रधानमंत्री की इकलौती बेटी थी जो गद्दारी पे उतर आया था, और उसको पूरा यकीन था कि कोई पिता इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि वो अपने रहते अपनी बेटी को सती होने के लिए आमंत्रित करे। लेकिन ये भी एक दिदा की कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि जब इंसान अपने लालच में, अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो वो शायद अपने स्वार्थ को चूज करता है। और जो फाल्गुन, जो कश्मीर का प्रधानमंत्री था, जिसने दिदा के खिलाफ गद्दारी करी, म्यूटनी करी, उसने दोनों शर्तें मानी। लेकिन दिदा को अभी भी यकीन था कि नहीं, ये तो अभी जोश में इसने हाँ कर दिया है, हो सकता है जब ये सती प्रथा शुरू होगी तो ये नहीं मानेगा। तो फाल्गुन ने उसके बेटे को राजा घोषित कर दिया। और सुबह जब दोनों रानियां इकट्ठी हुई और बच्चे ने अपने पिता की चिता में जब आग लगाई, तो जो बड़ी रानी थी वो अपनी उसकी चिता की ओर चलने लगी और उसको पूरा यकीन था कि मेरा पति मुझे, मेरे पिता मुझे मरने नहीं देंगे। और वो उसी आस में, उसको ये यकीन था कि बस अभी मेरे पिता इशारा करेंगे और सती प्रथा बंद हो जाएगी। लेकिन उसके पिता के दिमाग में ये द्वंद्व चल रहा था, गद्दी या बेटी। और जब आखिरी पग उसकी बेटी को लेना था, उसने अपने पिता की तरफ देखा कि क्या हुआ पिताजी, आप मुझे नहीं बचा रहे, मैं तो आपकी इकलौती बेटी हूँ। और फाल्गुन ने आंखें बंद कर ली और उसने सर फेर लिया। उसने अपनी बेटी के बजाय राजगद्दी का चयन किया और बेटी का दिल टूट गया और उसने चिता में छलांग मार दी। और दिदा ने जब ये देखा तो उसको लगा कि जो आदमी लालच में इतना अंधा है कि वो अपनी बेटी को उसने मरने के लिए छोड़ दिया, तो वो कल को मेरे मरने के बाद में मेरे बेटे को कैसे जिंदा रखेगा। तो उसने तुरंत कहा कि नहीं, मैं रानी हूं, मुझे मेरे महाराज ने रानी घोषित किया है, मैं सती प्रथा से इनकार करती हूं। और ये देखना ही था कि जितने मिलिट्री कमांडर्स थे
क्योंकि वो दिदा से प्रेम करते थे। दिदा के जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था, यहाँ पे ये कहना भी जरूरी है कि वो जो सत्ताधारी लोग थे वो दिदा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि जनता हमेशा से दिदा के साथ रही, क्योंकि अपने 52 साल के करियर में दिदा ने कश्मीर को एक न्यायपूर्वक सरकार दी कि जहां लोगों को ये यकीन था कि उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। दिदा के राज से पहले, दिदा के राज के बाद, उन 52 सालों को छोड़ करके कश्मीर में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसको लोगों का इतना प्यार मिलता था। और पूरे के पूरे जो मंडल था, जिसमें मंत्री थे, जिसमें सैनिक अधिकारी थे, उन सब लोगों ने दिद्दा का सपोर्ट किया और दिद्दा राजगद्दी पे बैठे। अब सोचिए कि जब वो मरने वाली थी तब भी उसका दिमाग इतना तेज था, उसने कितने क्विकली निर्णय लिए। शायद कोई दूसरा होता तो वो कहता कि हाँ प्लीज आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, मेरा जीवन बख्श दो, मेरे बेटे का जीवन बख्श दो। उसने कितने सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली ये बात सोची कि ये सिचुएशन कैसे हट जाए। पहली चीज, वो लड़ना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि ये प्रथा ही खत्म हो जाए और उसको भी जीवन दान मिले और किसी और का जीवन भी ना जाए। लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन दिदा की पहली जिम्मेदारी उसका बेटा, उसकी राजगद्दी थी। उसने उन दोनों को सही सलामत और सुरक्षित उस स्थिति से बाहर निकाला और फाल्गुन को देश निकाला हुआ। उसके बाद में कई सारे दिदा के जीवन में ऐसे किस्से हुए जहां पे हमें अचरज होता है कि एक महिला ने एक पुरुष प्रधान, 10वीं शताब्दी, ये कहानी आज से 1100 साल पुरानी है, 10वीं शताब्दी की कहानी है। 10वीं शताब्दी दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। 10वीं शताब्दी वो दौर था जब पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट और यूरोप आपस में लड़ रहा था। जेरूसलम नाम की एक जगह है जो क्रिश्चियंस के लिए बड़ी पवित्र मानी जाती है, मुसलमानों के लिए पवित्र मानी जाती है। उस जगह के वर्चस्व को लेकर के मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियंस के बीच में लगातार लड़ाइयां हो रही थी। और उस दौर में सेंट्रल एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर था वो सेंट्रल एशिया मतलब ईरान, अफगानिस्तान, ये तब हिंदुस्तान में आता। वहां पे दिदा के नाना का राज था। जो आज का अफगानिस्तान काबुल है, वहां दिदा के नाना का राज था। दिदा के नाना का देहांत हो गया और ये मौका महमूद गजनी के अंकल जो थे उनको लगा कि ये सही मौका है हिंदुस्तान पे कब्जा करने का, क्योंकि सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा राजा मर गया है और कश्मीर होते हुए हिंदुस्तान का रास्ता निकलता है। हिंदुस्तान में तो एक महिला का राज है, इसके लिए मैं तुरंत इमीडिएटली कूच करता हूं और हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले लूंगा। और करीब 40,000 सैनिकों ने आधी रात को हिंदुस्तान पे हमला कर दिया काबुल के रास्ते। अब आप सोचिए, ये 40,000 वो खूंखार सैनिक थे जिनका रोज का काम लूटपाट, मारना और काटना था। हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसी फौज नहीं थी उस वक्त। ये 40,000 लोग मुश्किल से 40 घंटे में पूरे हिंदुस्तान पे फतेह कर ले। लेकिन उन 40,000 लोगों के सामने एक महिला पंग थी। उस महिला के पास में केवल 500 सैनिकों का एक दस्ता था। तो काबुल में 11वीं शताब्दी में दुनिया की सब 40,000 सैनिक वर्सेस 501 सैनिक, जिनका नेतृत्व एक लड़की कर रही थी। दुनिया की सबसे खूंखार लड़ाई हुई। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो लड़ाई उन 501 लोगों ने जीती। आप सोच सकते हैं, वैभव, आप गेस कर सकते हो कि वो लड़ाई कितनी देर में दिदा के सैनिक होगी? आज हम न्यूक्लियर स्टेट है, 70 साल से तो पाकिस्तान से ही जूझ रहे हैं। बांग्लादेश भी हमको आंख दिखा देता है, नेपाल भी, श्रीलंका भी हमको आज आंख दिखा देता है। तो दिदा ने उस जमाने में, आज से 1100 साल पहले, 40,000 लोगों को कितनी देर में हराया होगा? गेस करो। सर 501 लोग तो 40,000 के आगे कुछ भी नहीं होते, क्योंकि सोचना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 501 लोगों ने 40,000 लोगों को हरा दिया, तो कितनी देर युद्ध चला होगा। दिदा के सैनिकों ने उन 40,000 लोगों को 44 मिनट की लड़ाई में हरा दिया था। 44 मिनट्स। इट वॉज द ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट। लेकिन इस लड़ाई का दुनिया के इतिहास में कहीं कोई नामो निशान नहीं। अब ये 500 सैनिक कौन थे? दिदा के जीवन से हमें सीखने को यह भी मिलता है कि ये 500 सैनिक कौन थे।
देखिए आज शौर्य हम फौज को मानते हैं, सबसे वीरता की जब बात आती है एक फौजी को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि एक फौजी ही वो आदमी होता है जो एक बॉर्डर पे मेरे लिए पूछ के अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। इससे बड़ी मिसाल कोई सैक्रिफाइस की हो नहीं सकती। वही एक सैनिक, इसी के लिए सैनिक को वो सम्मान हासिल है कि वो उन लोगों के लिए अपने प्राण त्यागता है जो जिनको वो जानता भी नहीं, जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं। आज क्या दुनिया में सैनिकों में, फौजों में महिलाओं का कोई वर्चस्व है, कोई रोल है? नहीं। लेकिन आपको क्या इस बात का अंदाजा है? आप सोचिए कि दुनिया की पहली पेड आर्मी में पुरुषों का कोई योगदान नहीं था। दुनिया की पहली पेड आर्मी एक महिला ने बनाई, एक भारतीय महिला ने बनाई, एक उस महिला ने बनाई जो अपंग थी, जिसको पैदा होते ही उसके माँ बाप ने त्याग कर दिया था। उसने दुनिया की सबसे पहली पेड आर्मी बनाई। आज जब फौज की बात आती है तो फौज में भी शौर्य की परिकाष्ठा क्या है, जिनको हम कमांडोज कहते हैं। हम इतनी फिल्में देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, उड़ी हमने देखी और भी कई सारी फिल्में देखते हैं, और हमें हमें देखने को मिलता है कि कमांडोज सबसे मतलब अगर शौर्य फौज में है तो उसकी परिकाष्ठा जो है वो कमांडोज होते हैं। आपको जान के हैरत होगी कि दुनिया में जब कमांडो दस्तों की शुरुआत हुई उसमें पुरुषों का कोई योगदान नहीं था। दुनिया का सबसे पहला खतरनाक कमांडो दस्ता जो बना वो एक महिला ने बनाया, भारत की महिला ने बनाया। उस महिला ने बनाया जो अपंग थी और पैदा होते ही उसके माँ बाप ने उसको त्याग कर दिया, और उसने दुनिया का पहला कमांडो दस्ता बनाया जिसका नाम एक अंगी था। एक अंगी मतलब जब आपका माइंड, आपका आपकी आत्मा, आपका शरीर, शस्त्र एक हो जाए तो आप एक ऐसे सैनिक बन जाओगे। ये वो ईस्ट वगैरह इन लोगों ने इस चीज को कॉपी किया और हम जो है वो खत्म हो गया। लेकिन दुनिया का पहली पेड आर्मी एक महिला ने बनाई, एक अपंग महिला ने बनाई। दुनिया फोर्स बनाई भारत की अपंग महिला ने बनाई, जिसके बारे में उसका अपना परिवार कहता था कि ये तो अपशगुनी है, इसको परिवार से निकाल दो। अपशगुनी लाने वाले दो खतरनाक, आज दुनिया फौज से चलती है, आज दुनिया कमांडो फोर्स। तीसरी चीज नीति कौन सी जानते हो? दुनिया की सब सी है जिसने देखा कैसे मुट्ठी भर सैनिकों ने दिया। अफगानिस्तान, हम सीरिया देख को छकाया कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर खाबो ख्यालों में भी आ सकता है कि सबसे खतरनाक कोई एक महिला ने बनाई, जिसके माता पिता कि वो अपशगुनी है। अपशगुनी लड़की ने दुनिया को आयाम दिए जिन भी चल रही। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की पहली सती प्रथा, और सती प्रथा खत्म करने के लिए बनी थी। अंग्रेजों ने उसको इंस्टीट्यूशन, उसने उसी प्रथा दुश्मनों का दिया, उसने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया उसी सती प्रथा से, और खुद अपने आप को भी बचाया, अपने बच्चे को भी बचाया, अपने राज्य को भी बचाया। इससे भी खतरनाक चीज देखिए, आज दुनिया चलती है काउंटर इंटेलिजेंस पे। हमने फिल्म में देखी, हम देखते हैं कि आज दुनिया एक आज की जो दुनिया है वो जासूसों पे चलती है। उनको हम अलग अलग तरीके के नाम देते हैं। हम कई सारी फिल्में देखते हैं कि आज जासूस कितना योगदान देते हैं। उनका योगदान कहीं रिकॉर्ड में नहीं आता, लेकिन अब वो फिल्में बनने लगी हैं तो हमको पता चलता है कि जासूस कितना योगदान देते हैं। अब इन जासूसों में कहीं कोई किसी महिला का नाम नहीं होता। जासूसी की दुनिया पे भी मर्दों का वर्चस्व है, लेकिन दुनिया में पहला काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क जो बना उसमें मर्दों का कोई योगदान नहीं था। उसको बनाने वाली एक महिला थी, एक भारत की महिला थी। वो महिला थी जिसको अपने माँ बाप ने अपशगुनी कह के, अपंग कह के अपने परिवार से निष्कासित कर दिया था।
तो एक अंगी जो फौज थी, जो एक अंगी यूनिट था, उसके दो हिस्से थे। एक अटैक, हमें सुविधाएं चाहिए, हमें बस के अंदर भी सीट में सुविधा चाहिए, हमको ट्रेन की लाइन में भी सुविधा चाहिए, उसमें भी आरक्षण चाहिए, हमको जमीन के लिए भी आरक्षण चाहिए, हमको पढ़ाई के लिए भी आरक्षण चाहिए, हमको हर चीज में मांगना है। आज का युवा हमेशा हाथ फैलाए रहता है कि मुझे दो। लेकिन इस देश की तकदीर सबसे उरूज पे, सबसे पिनिकल पे तब थी जब 52 साल इस देश की रखवाली एक महिला ने की थी। और कौन सी महिला ने? वो महिला जब वो पैदा हुई, पैदा होते ही उसके माँ बाप ने उसका त्याग कर दिया, ये कह के कि ये तो अपशगुनी है। उस अपशगुनी महिला ने अपने शौर्य से, अपने बल से, अपनी हिम्मत से अपने लिए एक नया जीवन बनाया और देश के लिए, भारत को अखंडता का पहला स्वाद अगर कहीं से मिला तो इस महिला के अपार अतुल्य शौर्य और इसकी सैक्रिफाइसेस से मिला। और यही वो महिला थी जिसने कश्मीर को एक ऐसा राज्य दिया, एक ऐसा शासन दिया जहां पे लोग हमेशा दिदा को चाहते थे कि वही राज करे। और दिदा के राज में, जब दिदा करीब 80 साल के ऊपर उसकी उम्र हो गई, उससे हमको ये भी मैनेजमेंट लेसन मिलता है सक्सेसिव प्लानिंग का। आज का कोई ऐसा नेता आपको दिखता है जो कुर्सी छोड़ने को तैयार हो? कोई नहीं है। कोई नेता कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता। उसका एक पांव कब्र में, दूसरा पांव चिता में होगा, पर फिर भी वो राज करना चाहेगा। दिदा ने अपने जीवन काल में नए राजा की घोषणा की। और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि उसने कैसे किया। जब दिदा को इस बात का आभास हो गया कि अब वो उम्र के उस दौर में है कि जब वो अब उसको ये प्लान कर लेना चाहिए कि आगे, क्योंकि दिदा ने 3 साम्राज्यों को इकट्ठा करके, हमारे पास समय नहीं है तो मैं उसको छोटा करके मैं आपको बताया कि दिदा ने केवल कश्मीर पर राज नहीं किया। दिदा ने अपने जो उसके नाना का राज्य था, जो शाही किंगडम था, शाही किंगडम कौन सा? जो ईरान, अफगानिस्तान, काबुल, ये पूरा जो इलाका था, ये साम्राज्य जो था, इसके ऊपर भी एक छत्र राज किया। और जो लोहार साम्राज्य, जो उसका मायका था, जो पूरा पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पश्चिमी पाकिस्तान, आज का हरियाणा, पंजाब, ये सारा, तो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में एक साम्राज्य की उसने स्थापना की जिसकी वो एक छत्र रानी थी। तो उसको ये पता था कि मेरे बाद क्या होगा। देखिए, वही गलती अशोक ने की। मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि जब अशोक ने अपने जो उसका एक दायित्व था, जब उसने अपने दायित्व का त्याग किया, उसके बाद से जो एक अखंड भारत था वो धीरे धीरे खंड खंड होते हुए खत्म हो गया। एक राजा जब होता है, ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपना प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग करे, क्योंकि वो जिम्मेदारी, वो उसकी अपनी, उसको अपनी भावनाओं के बारे में नहीं सोचना होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। इसके लिए तो वो राजा होता है, इसके लिए प्रजा उसको अपना पिता मानती है, परमेश्वर मानती है, उसको भगवान का प्रतिनिधि मानती है, क्योंकि उसकी उन लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अशोक ने अगर सक्सेसिव प्लानिंग की होती तो शायद हम ये अखंड भारत खंडित नहीं होता कभी। आज भी हम उस अखंड भारत में होती जिसकी सीमाएं ईरान के पार भी जाती थी। आज भी शायद हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य होता। दिदा ने क्या किया? दिदा ने, अब देखिए, दिदा के जीवन की कई सारी चीजें हैं जो दिदा ने अपने जीवन काल में अपने सारे रिश्तेदारों को खो दिया। एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। दिदा के यंग बेटा, जो करीब 19 साल का बेटा था, उसका देहांत हो गया। इकलौता बेटा उसका था जिसके लिए उसने सब कुछ किया, पर उसी बेटे का 19 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया। उसके 19 साल की उम्र, उसके तब शादियां बड़ी जल्दी हो जाती थी। उसके जो 3 पुत्र थे, तो दिदा ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी खो दिया था। उसका कोई निकटतम रिश्तेदार जिंदा नहीं था, वो अकेली थी, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन जो है देश के लिए समर्पित कर दिया था। अब उसके भांजे बचे थे 5, उसके भाई के 5 बच्चे थे। वो पांचों को टेस्ट हुआ, सबको सशक्त पाया गया, लेकिन दिदा के मन में एक आशंका थी कि शौर्य से ही राज्य नहीं होता, और खासकर कश्मीर जैसा राज्य शौर्य से नहीं चल सकता। उस आदमी के पास दिमाग होना चाहिए, शौर्य भी हो पर दिमाग होना चाहिए। तो दिदा ने क्या किया, उनको अपने कक्ष में बुलाया और उसके सामने सेबों का ढेर था। सेब जो फल होता है उसका ढेर था।
तो उसने कहा जो एक बारी में सबसे ज्यादा सेब इकट्ठा करके मेरे पास लाएगा मैं उसको राजा बनाऊंगी। अब हम में से जितने लोग खिलाड़ी रहे हैं वो जानते हैं कि जो गोल गोल चीजें होती हैं उनको ऐसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो छूट जाती है। और उनमें से एक लड़का था, उसको लगा कि यार ये पांचों लोग जो हैं, जो चारों लोग बाकी हैं वो मुझसे सशक्त हैं, इनसे मैं कैसे लड़ूं। तो उसने उनको आपस में लड़वा दिया। वो लोग, वो चार जो राजकुमार थे वो आपस में लड़ने लग गए, बहसबाजी में लग गए, और ये चुपके से इसने सेब उठाए और दिद्दा के पास चला गया। कहा माँ कम लाया हूं पर लाया तो मैं ही हूं सबसे पहले। और दिद्दा ने खुश होके उसको राजा बनाया। उसका नाम था संग्राम, राजा संग्राम। और इस तरीके में अब देखिए, एक अपंग महिला से ज्यादा कौन जान सकता है कि जो शक्ति होती है वो शरीर में नहीं दिमाग में होती है। वो दिद्दा वो देखना चाहती थी कि उसके बाद जो राजा बैठेगा उसके आगे पीछे इतना षड्यंत्र होगा कि सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं, शारीरिक बल से नहीं, उसको बुद्धि के बल से राज करना होगा। और संग्राम राजा को उसने राजा घोषित किया। और संग्राम राजा को वो सारी युद्ध नीतियां विरासत में मिली जो दिद्दा ने बनाई थी। और जब गजनी ने हमला किया तब संग्राम राजा कश्मीर के राजा थे, जिन्होंने, जिनकी फौज ने, जो दिद्दा ने जो फौज बनाई थी उसने गजनी से लड़ाई करके गजनी को दो बार हराया। तो ये मुझे लगता है कि हमारे समाज में हमारे बच्चों को ये कहानी पता होनी चाहिए कि पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाए, आपके अपने आपके खिलाफ हो जाए। यही ज्ञान तो हमको श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में देते हैं कि जब अर्जुन इतनी बड़ी फौज देखते हैं और वो थर थर कांपते हुए अपना धनुष बाण छोड़ देते हैं कि मैं किससे लड़ूं। यही चीज हमको रियल में आज के युग में दिद्दा के जीवन से देखने को मिलती है कि अपने बल पे, अपने शौर्य पे, अपने बल पे, अपने विवेक पे, अपनी बुद्धि पे यकीन होना और अपने आप को इतना विलक्षण बनाना कि आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। जब देश और समाज सुरक्षित रहेगा तो हम तो उसी का हिस्सा है, हम तो अपने आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये चीजें हमको दिद्दा के जीवन से मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जो दुनिया है मर्दों की बनाई हुई दुनिया है, ऐसा माना जाता है दुनिया में सबसे महान काम सिर्फ मर्द करते हैं, उसमें दिद्दा वो एक महिला है जिसने वो काम किए जो आज भी मर्दों की बनाई हुई दुनिया में अतुल्य हैं, जिनका कोई पार नहीं है। जो दिद्दा ने सबसे पहली फौज बनाई, सबसे पहला कमांडो दस्ता बनाया, सबसे पहली काउंटर इंटेलिजेंस की फौज बनाई और ऐसी युद्ध नीति बनाई जो आज भी अभेद है, अजेय है, जिसको कोई जीत नहीं सकता। तो दुनिया में ऐसी कहीं कोई मिसाल नहीं है। आज हम हमेशा सोचते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं वो विकसित हैं, उन्होंने बड़े बड़ी चीजें की। नहीं, ये चीजें हमारे देश ने, हमारे देश की महिलाओं ने ये चीजें दुनिया को भेंट की। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारा देश ही उन महिलाओं को, उन उपलब्धियों को भूल गया आज, जिनकी वजह से सारी दुनिया चल। तो ये कहानी थी हमारी अपनी एक महिला की, एक राजकुमारी की, जिसका नाम था दिद्दा, जिसके जीवन के ऊपर मैंने दुनिया की पहली इकलौती जीवनी है दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर, जिसको सौभाग्य मिला अमिताभ बच्चन जी के हाथों से रिलीज होने का अभी कुछ वर्ष पहले। जी सर, बहुत खूब आशीष भाई, बहुत खूब। थैंक यू जुबान। जी जी सर, आपने जिस तरह से बताया कि तिरस्कृत होने के बावजूद दिद्दा ने इतना बड़ा बड़ा काम किया, तो मुझे रश्मि रथी की वो पंक्तियां याद आ गई कि जिसके पिता सूर्य थे, क्योंकि करण के साथ भी ये ऐसी चीज हुई थी कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला करण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। तो उस तरह से हम लोगों को सबसे बड़ी बात है कि मनोबल बढ़ता है इस तरह की कहानियों को सुनकर, जो आज छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत अच्छा होता है इस तरह के अगर पाठ हमारे छोटी कक्षाओं से ही हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि किसी का भी अगर मनोबल, क्योंकि जिस तरह के समय बच्चों के साथ आते हैं, 11वीं 12वीं का समय होता है जब लोग डिप्रेस होते हैं, उस वक्त इस तरह की अगर कहानियां बताई जाएं तो निकलने में बहुत आसानी होगी। अब मैं चाहूंगा कि जो भी छात्र प्रश्न करना चाहते हो वो अपना नाम एक बार चैट बॉक्स में लिख दें। जी, ताबिश।
ताबिश, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया का छात्र हूँ सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि दिदा एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थी, साहसी थी और समझदार थी। इन सब के बावजूद भी सर हमें इन्हें हिस्ट्री में क्यों नहीं देखने को मिलता, या हिस्ट्री में पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिलता है? सर मुझे लगता है कि अगर इन्हें हिस्ट्री में ऐड किया जाए, लोगों को बताया जाए इनके बारे में, तो एक मोटिवेशन मिलेगा लोगों को। यानी कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर दिदा कर सकती है, अपंग होने के बावजूद इतना बड़ा काम कर सकती है, तो हम लोगों के पास तो कुदरत ने सब कुछ दे रखा है, हम क्यों नहीं कर सकते? और बिल्कुल ताबिश, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और दूसरी चीज ये सर कि जो एक्सक्यूज मेकर होते हैं, जो हर बात में एक्सक्यूज बनाते रहते हैं, उनके लिए काफी मोटिवेशन का काम कर सकती है ये स्टोरी सर। बिल्कुल ताबिश। तो ताबिश, जो बिल्कुल सही बात है। हुआ क्या हमारे देश में, जब अंग्रेज आए, तो जब भी कोई आदमी आप पे शासन करता है तो वो सबसे पहले आपकी संस्कृति, आपकी धरोहर पे हमला करता है, उसको खत्म कर देता है। जैसे आज भी जब मैं विदेशियों से बात करता हूं तो उन्हें बड़ा अचरज होता है। वो पूछते हैं कभी मुझसे कि आप अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते कि एक वो हिंदुस्तानी जो लुंगी पहनता है, नंगा घूमता है, सपेरों में पलता है, खेती करता है, पेड़ों पे रहता है। हमारे देश की इमेज अभी भी विदेशों में वही है जो अंग्रेज हमारे लिए छोड़ के गए। और हमारी सबसे बड़ी कमी ये रही कि जब समय सही था, हमने अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहरों को सही नहीं किया। उन्होंने अपना काम किया। हर आक्रांता, हर आक्रमणकारी, हर दमनकारी वही नीति, अगर हम उनकी जगह होते हम भी वही करते। लेकिन जब हमारे लिए समय सही हुआ 47 के बाद में, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि अपने देश का गौरव हम सही करें। मैं बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उसको हम सही तो कर सकते थे, हमने आज तक नहीं किया। और आप जानते हैं कि हमारे देश की किताबों से हमारे गौरव को हटा दिया गया है। जब दिदा के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे 6 साल लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो लोग अपने आप को हिस्टोरियन कहते हैं, जिनकी लिखी हुई किताबें हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उनको इस बारे में पता भी नहीं है। स्त्री देश की दिदा जैसी 13 महिलाओं पे मैंने काम किया है। दिदा जैसी ही बाकी की 12 महिलाएं हैं। आप सोच सकते हैं, हमने तो उन पर बात ही नहीं की। दुनिया में टैक्सेशन, दुनिया का पहला बैंक, आप जानते हैं दुनिया का पहला बैंक एक हिंदुस्तानी महिला ने बनाया था। आप सोच सकते हैं, कहीं इतिहास में इसका नाम नहीं है। तो दिदा के ऊपर मुझे 6 साल लगे और मुझे विदेशी लोगों से कई सारी जानकारियां मुझे मिली। और विदेशी, जब मैं उनके बारे में, दिदा से जब उनकी बात करता था, वो कहते थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। वो कहते थे, अरे दिदा, आपको नहीं मालूम, वो तो दुनिया की सबसे बहादुर महिलाओं में थी। और हिंदुस्तान में आप किसी को पूछिए, यहां किसी को पता ही नहीं था। यहां पे और हुआ ये कि जो इतिहासकार आए, वो इतिहासकार किसी न किसी आक्रांता के बिहाफ पे हिस्ट्री लिख रहे थे। तो कोई भी आक्रांता कभी किसी दूसरे की बड़ाई नहीं करता। वो कहता है कि ये राज्य यहां इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि इस राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं था, इसके लिए बाहर से कोई राजा आया। उसके बाद में जो हिस्टोरियंस उन्होंने हिस्ट्रियां लिखी, वो ज्यादातर उन मर्दों ने लिखी या उन लोगों ने लिखी जिनके अपने निजी स्वार्थ थे, सरकारों के अपने स्वार्थ थे। उन्होंने इतिहास में महिलाओं को कभी जगह नहीं दी। सिर्फ एक किताब है, 12वीं शताब्दी की किताब है, जिसमें दिदा के 2 पन्ने, 4000 पन्नों में से 2 पन्नों पे दिदा के बारे में लिखा है। और आप जानते हैं उन्होंने दिदा के बारे में क्या लिखा था? उस इतिहासकार ने दिदा के बारे में ये लिखा है कि दिदा एक चरित्रहीन महिला थी। उसने अपने बेटे को मारा, उसने अपने पोतों को मारा, और वो अपने शरीर का, अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल करती थी, पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी ताकि वो राजगद्दी पे कब्जा बनाए रखे। और आप सोचिए कि हमारी कहानी क्या है और इतिहासकारों ने उसके बारे में क्या लिखा। तो ये हमारे देश की विडंबना है। मैं अपने जीवन काल में मैं शिक्षा मंत्री से मिला, मैं कितने सारे सेक्रेटरी से मिला कि भाई हम शेक्सपियर पढ़ा सकते हैं, टेम्पेस्ट पढ़ा सकते हैं, रेप ऑफ द लॉक पढ़ा सकते हैं, दुनिया भर का हम ज्ञान पढ़ा सकते हैं, अपने देश की गाथाएं नहीं बता सकते। सब कहते हैं हाँ हाँ हाँ, पर इस बात का मुझे आज तक कभी जवाब नहीं मिला कि क्यों वो हिचकते हैं इस बात से कि महिलाओं को वो स्थान देने के लिए जो स्थान वो डिजर्व करती है, जो स्थान उनके हक का है। तो ये एक चीज है जिसपे मुझे लगता है हम सबको काम करना चाहिए। मैं तो कर ही रहा हूं।
बाकी आप लोगों का भी साथ मिलेगा, आप लोग भी आवाज उठाएंगे तो जरूर एक ना एक दिन होगा। जबकि ये एक ना एक दिन नहीं होना चाहिए, ये तुरंत हो जाना चाहिए। हमारे बच्चों को ये गाथा पता होनी चाहिए। और स्त्री देश से जुड़ी, जिसमें दिदा की केवल एक कहानी है, ऐसी 12 और महिलाएं हैं। देखिए, महिला से परिवार बनता है, परिवार से हमारा मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से हमारा समाज बनता है, समाज से हमारा देश बनता है। जो हमारे मोहल्ले, हमारे समाज, हमारे देश में जो होता है, उसमें महिला का सबसे बड़ा योगदान होता है। देखिए, जब कहीं एक चोर डकैत होता है, एक बलात्कारी होता है, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, उसकी एक माँ होती है। क्या कोई माँ ये चाहती है अपना उसका बेटा बलात्कारी, चोर, डकैत बने? तो लेकिन जिस महिला ने अपने जीवन में सिर्फ अत्याचार देखा हो, वो आगे अपनी बेटी को अत्याचार को एक्सेप्ट करना ही विरासत देगी। तो मुझे लगता है महिलाओं को खुद इस देश में अपने इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि महिलाओं का इतिहास निर्भया नहीं है, महिलाओं का इतिहास पद्मावत नहीं है, महिलाओं का इतिहास स्त्री देश है। महिलाओं का इतिहास में दिदा थी, जिसको उसके माँ बाप ने त्याग दिया। एक नौकरानी ने अपना दूध पिला पिला के उसको बड़ा किया और उसने इस दुनिया में अपनी जगह बनाई। ऐसी जगह बनाई जहां दुनिया के बड़े बड़े महानतम बहादुर राजा हुए, वो दिदा के सामने कांपते थे, उसके सामने नतमस्तक होते थे। जी बेशक सर। अब मैं सुलक्ष को बुलाना चाहूंगा ताकि वो अपना प्रश्न पूछ सकें। सुलक्ष। जी सर, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम। सुभाष गौतम सर को भी मेरा प्रणाम। वैभव जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने इनकी कहानी सुनी, तो इनके जो घर परिवार का जो रिश्ते नाते थे, उनमें इनको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो सर, वो समय और आज का समय, आज के समय के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो रिश्तों के अलावा बाहर की दुनिया में हम आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि रिश्तों पे भी हमें डाउटफुल रहता है कहीं ना कहीं। तो आज के टाइम पे अगर हमें वैसा कोई स्टैंड लेना हो जहां हमें अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को या अपने घर वालों से कुछ विरोधाभास करना पड़े, विरोध करना पड़े, या किसी बात में हम उनसे सहमत नहीं है, तो उस स्टेज को पार करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? मतलब उनको सीधे बोल दिया जाए या फिर ऐसा तरीका कि जिससे वो दुखी भी ना हो, समझ पाए हमारी बात? ऐसा कोई तरीका है आज के टाइम पे देखिए, कि हम अपना कुछ तरीके जैसे दिदा के जीवन से हमको मैं वापस आपको ले जाता हूँ उसी किस्से पे, जहां दिदा के सामने ये शर्त रखी गई कि अगर अपने बेटे को बचाना है तो उसको सती होना पड़ेगा। दिदा उसी वक्त आपा खो सकती थी, लड़ सकती थी, रो सकती थी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हर स्थिति का एक जवाब होता है, वो उस स्थिति के अनुकूल होता है, उन परिस्थितियों के अनुकूल होता है। उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि देखिए, सच कभी बदलता नहीं, सच ही रहेगा। हम तरीके से कहें, सच हमेशा सच ही रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस सच को किस तरीके में कहेंगे। वो सच कभी बदलेगा नहीं। सूरज अगर ईस्ट से निकलता है, हम उसको किसी भी तरीके से कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सूरज पश्चिम से नहीं निकलता, सूरज पूर्व से नहीं निकलता, यहाँ से नहीं निकलता। उन सब का कान घुमा फिरा के वही जवाब निकलेगा कि सूरज ईस्ट से ही उदय होता है। तो सत्य हमेशा सत्य रहेगा। अब ये डिपेंड करता है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी एक सभ्यता है, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उनका मान हम रखते हैं। उस मान सम्मान की मर्यादा का रिस्पेक्ट करते हुए हम अपने सत्य के पथ पे अड़िग रहें, ये हमारी जिम्मेवारी है। बाकी ये मतलब अपनी चुनौतियां हर युग में आएंगी, हर परिस्थिति में आपको वो चुनौती आएगी। कि जैसे मेरे चाचा थे, वो फौज में जाना चाहते थे, हमारे दादाजी नहीं चाहते थे वो फौज में जाए। मेरे छोटे मामा थे, वो बीएसएफ में जाना चाहते थे, मेरे नाना नहीं चाहते थे। उनको लगता था यार कहाँ ये फौजियों का काम में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इकलौता पता नहीं कहाँ धक्के खाएगा। पर उन्होंने अपनी जगह बनाई। मेरे चाचा फौज के एक सबसे शीर्ष पे पहुंच के रिटायर हुए, उन्होंने वो अपनी बात रखी। बाद में हमारे दादाजी भी कहते थे कि नहीं, इसने अच्छा किया, इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने अपना रास्ता स्वयं बनाया। और मेरे चाचा बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ एक चीज विरासत में दी, मेरा नाम, बाकी सब तो मैंने खुद किया। तो
सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। हाँ, उसको करने के तरीके, अब मेरे चाचा ने कभी यलगार नहीं किया, मतलब उनके बीच में कभी कोई फिल्मी वो डायलॉग बाजी नहीं हुई। उन्होंने बाकी भाइयों से बात की कि नहीं मेरा ऐसा मन है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, बाकी भाइयों ने बात सुनी। मतलब हर एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन, ये दो जो शब्द हैं, एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन, इनमें बड़ी फाइन लाइन होती है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है एवोल्यूशन, अनलेस देयर इज नो अदर वे टू अ रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन इज मोस्ट प्रेफर्ड। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बात क्लियर हुई। जी, अब मैं अभिषेक जी को बुलाना चाहूंगा, अपना प्रश्न करिए। अभिषेक, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, राहुल जी, आप अपना प्रश्न करिए। तो पहले तो आपको मेरा नमस्कार। और एक सवाल ये है कि जैसे आजकल जैसे चल रहा है कि अगर आप सच अगर दिखाने अगर जाएंगे तो कुछ वर्ग ऐसा भी निकलेगा जो उस सच का विरोध करेगा, और धमकी भी, कई पीठ पीछे धमकी भी दे सकता है कि आप इस सच को उजागर ना करिए। आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है, कुछ उस तरह की, कुछ वर्गों ने आपको धमकाया हो कि उसकी ये कहानी आप ना दिखाया, उस पर आप कुछ ना लिखें? ऐसा बहुत बहुत बारी हुआ है, एक बारी नहीं हुआ, कई बारी हुआ। मैं कॉलम्स लिखता हूँ। मेरा एक बहुत ही सेंसेशनल कॉलम था और हिंदू जैसे अखबार में छपा था, जो उसका उसका हेडलाइन था द स्टोन वॉरियर्स ऑफ द वैली। वो मैंने अंडर कवर जाके एक कहानी की थी कि जो कश्मीर में जब पत्थरबाजों का दौर था ऐसे 3-4 साल पहले, तो जो पत्थरबाज थे, जो पत्थर फेंकते थे, जो पूरे 6-7 महीने से पत्थर फेंकते थे सुबह से शाम तक, उनके बीच में जाके उनकी कहानी कि वो ऐसा क्यों करते, उसके पीछे का सच क्या था, उस पर मुझे काफी सारी धमकियां मिली। फिर उसके बाद जब मेरी पहली किताब जब आई, रिफ्यूजी कैंप, जिसमें मतलब कश्मीर फाइल्स ने, आप देख सकते हैं कि एक विजुअल माध्यम का इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि आप पर्दे पे जब वो कहानियां देखते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट एक अलग लेवल पे होता है। कश्मीर फाइल्स ने उस चीज को साबित किया। अब यही चीज मेरी जो पहली पुस्तक आई थी आज से करीब 4 साल पहले, रिफ्यूजी कैंप, उसमें यही घटनाओं के बारे में मैंने लिखा था कि कैसे हम लोग कश्मीर से आधी रात को हमारे परिवार को निकलना पड़ा। एक उस पूरी वो कहानी थी। वो जब कहानी में लिख रहा था तो उस पे मुझे कितने सारे थ्रेट्स मिलते थे, धमकियां मिलती थी कि मार देंगे, परिवार को मार देंगे। और मैंने अपने परिवार में कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि या तो आप जो आप करना चाहते हैं, तो जीवन में देखिए, अगर आप दबने को तैयार हैं, अगर आप अपने रास्ते से हिलने को तैयार हैं, तो हर दूसरा आदमी आपको धमकाएगा, आपको हिलाएगा। आपको ये तय करना है कि आपका रास्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो आदमी जो आपको उस रास्ते से भटकाना चाह रहा है, धमकाना चाह रहा है। बाकी अगर आप ईश्वर में यकीन रखते हैं, मैं ईश्वर में यकीन रखता हूं, जब कुछ होना होगा उसमें कोई नहीं बचाएगा, और अगर नहीं होना होगा, कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो सही है। अब देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मन में छल हो और आपको ये लगे कि वो सही है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप जो कर रहे हैं वो वाकई में वो सच कहना जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, और उससे समाज का हित होगा, उससे देश का हित होगा, वो सत्य अगर हितकारी है, तो कभी भी आपको हटाने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। आप कहां से बचेंगे? आपको कल को आपका बच्चा भी धमकाएगा कि अगर आप मेरे लिए फोन नहीं खरीदेंगे तो मैं सर फोड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि मेरी बेटी है, जब वो छोटी थी तो अगर उसको कोई चीज नहीं मिलती थी तो वो दीवार पे सर पटकने लग जाती थी। अब बच्चा है, मेरा इकलौता बच्चा है, आप सोचिए कि एक माता पिता पे क्या बीतती है कि उसके बच्चे को जरा ऐसी खरोच आ जाए तो पूरा जीवन उथल पुथल हो जाता है। 1-2 बारी मुझे लगा, तीसरी बारी मैंने दिल कड़ा कर लिया, मैंने कहा नहीं, इसको कर लेने दो। और उसने पटका सर 3 बारी, 4 बारी, 5वीं बारी रुकी, फिर पटका, फिर 6ठी बारी भी पटका, फिर उसने देखा मैंने बचाया नहीं तो उसने छोड़ दिया। आज तक फिर उसने कभी वैसा नहीं किया। तो सत्य अपना मूल्य जरूर मांगता है। सत्य एक डिस्काउंट सेल नहीं है। सत्य दुनिया की सबसे महंगी चीज है, और महंगी चीज खरीदने के लिए बहुत कुर्बानी लगती है।
इसमें तो मतलब यही कि झूठ के कितने भी बादल आ जाए, बस सत्य वो सूरज है जो छुपाने से जो नहीं छुप सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए वैभव, और जी जी सर, एक और प्रश्न है ऋषु जी का। ऋषु जी, आप अपना आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये जानना था कि जैसे अगर अभी लड़कों को अगर जैसे मतलब सर ये वुमेन एम्पावरमेंट से लेके था क्वेश्चन। तो ये था कि सर अगर जैसे अभी समाज में लड़कों को जैसे कोई ग्रेजुएशन है कर लिया या फिर कभी भी बचपन से या फिर कभी भी एक इकोनॉमिकल प्रेशर मतलब एक प्रेशर बनाया जाता है कि लड़कों को आपको इकोनॉमिकली कुछ करना है, मतलब कोई जॉब हो या फिर आपको इकोनॉमिकली कुछ तो इनकम करना ही पड़ेगा। इसके लिए कभी इंसल्ट भी किया जा सकता है या ह्यूमिलेशन या फिर हमें हमेशा एक प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर हम लड़कियों को भी मतलब इंसल्ट कर सकते हैं कि वो ग्रेजुएशन कर चुकी है या फिर मतलब एक अच्छा सब कुछ है तब भी वो कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि अभी सर देश में जितने भी टोटल ग्रेजुएट लड़कियां हैं उसमें से 68% या 70% लड़कियां इकोनॉमिकली कुछ नहीं करती है, जबकि वो ग्रेजुएट है। इसमें से टोटल ग्रेजुएट में से 70% महिलाएं कुछ करती नहीं है मतलब इकोनॉमिकली। तो क्या हम बहुत उनको रिसर्च कर बहुत सकते बहुत हैं? जबरदस्त सवाल पूछा आपने ऋषु। अच्छा, मैं आपको इससे पहले इस सवाल का जवाब मैं आपको ऐसे देता हूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ, हम कश्मीर से हैं, और जो कश्मीर की सभ्यता है वो हम उसको हम मैट्रियार्कल सोसाइटी, जैसे हम जानते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। जो ही हम मैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, महिला प्रधान समाज की बात करते हैं, तो हम हमेशा साउथ की बात करते हैं, जो सही नहीं है। साउथ में मैट्रियार्कल सोसाइटी या महिला प्रधान समाज इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी जो वहां के पुरुष हैं वो काम के लिए बाहर जाते हैं, वहां पुरुषों के अभाव में महिलाएं उस रोल में आती हैं। लेकिन वो सही मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है। अगर आपको देश में, अखंड भारत में, अगर आपको सही महिला प्रधान समाज अगर आपको देखना है, तो आपको कश्मीर का 90 से पहले का समाज मैं लेके चलता हूं। वहां पे उस हमारे समाज में जो महिलाओं की एक जगह है वो अनपैरेलल्ड है। मेन समाज का डिसीजन मेकर और घर का जो डिसीजन मेकर होता है वो एक महिला होती है। हमारे समाज में आपको 8वीं 5वीं 10वीं 12वीं पास महिला नहीं मिलेगी। सारी की सारी महिलाएं कम से कम ग्रेजुएट तो अब होती नहीं है। आपको इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी से कम कोई महिला हमारे समाज में आपको नहीं मिलेगी। हमारे हमारे जो पेरेंट्स थे वो कभी भी ये भेदभाव नहीं करते थे कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं और बेटी को नहीं बनाऊं। ऐसा कभी हमने अपने समाज में नहीं देखा। हमारे समाज में 90 से पहले 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में 70-80% महिलाएं काम करती थी, सरकारी नौकरियों में थी, और जहां जहां उनका ट्रांसफर होता था सुदूर दूर इलाकों में अकेले रहती थी। और मजाल है कोई उनके साथ में छेड़छाड़ कर दे या उनको ऊंच नीच नजर से देख जाए। वो समाज इतना सशक्त समाज था जो अब 90 के बाद में हमको देखने को नहीं मिलता, कि आप कभी किसी को कुछ प्रेशर नहीं कर सकते थे। सबको पता था कि यहाँ पे जेंडर बायस नहीं चलता। आज के युग में जेंडर बायस हमारे समाज में नहीं था, वो हमको धरोहर में मिला। जिन लोगों ने हम पे राज किया, जिन आक्रांताओं ने हम पे राज किया, बेसिकली क्राइम अगेंस्ट वेमेन, अगर आप देखें आप ही के समाज की, मतलब ईस्टर्न समाज की सबसे बड़ी एग्जाम्पल दी जाती थी, नगरवधु के नाम से एक एग्जाम्पल दी जाती थी। दुनिया में ऐसी मिसालें हैं नहीं महिला सशक्तिकरण की, कि एक ऐसी महिला कि जिसके पास जाने के लिए राजा को भी उसकी अनुमति लगती थी। ऐसा नहीं कि कोई भी उठाई गिरा मुंह उठा के वहां चल पड़ता। तो हमारा समाज में एसेंशियली विमेन एम्पावरमेंट हमको सिखाया पढ़ाया नहीं जाता था, वो हमारे समाज का हिस्सा था। ये हमको देन मिली हमारे अलग अलग आक्रांताओं से, जिन्होंने हम पे राज किया। हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही, वक्त रहते हमने इसको सही नहीं किया, क्योंकि अब बड़ा कन्वीनियंट हो गया है। अब मर्दों को इस बात की आदत पड़ गई है कि उनके नीचे महिलाएं रहे। हम हमारे पार्लियामेंट एग्जाम्पल देख लीजिए, 33% आरक्षण मिलना चाहिए, कहाँ है? जो लोग, जिन लोगों को हम वोट दे के बेचते हैं कि वो महिला आरक्षण पे या
जेंडर बायस पे काम करे, वो कहाँ कर रहे हैं? क्या उन्होंने आज तक कभी किसी पार्लियामेंट में, बातें सब बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन क्यों हमारे पार्लियामेंट में 33% महिलाएं नहीं हैं? अब रहा सवाल की प्रेशर, आप किस महिला को प्रेशर करेंगे? आपकी महिला आपका चूल्हा चौका भी करे, बर्तन भी धोए, कपड़े भी धोए, झाड़ू भी लगाए, आवभगत भी करे, घर भी संभाले, बच्चे भी संभाले, और फिर हम उससे ये कहें कि अब आप आपके ऊपर ये भी है कि आप पैसा भी कमाएं, तो ये फेयर नहीं है। ये सवाल